ऑडियो वन। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारत माता के निर्भय सेनानी सरदार पटेल। सन 1948 का वर्ष भारत की राजनैतिक परिस्थिति की दृष्टि से बड़ा हलचलपूर्ण था। अगस्त 1947 में जैसे ही देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, चारों तरफ अशांति का वातावरण दिखाई पड़ने लगा। सबसे पहले तो 50-60 लाख शरणार्थियों को सुरक्षा पूर्वक लाने और बसाने की समस्या सामने आई। उसी के साथ साथ अनेकों स्थानों पर सांप्रदायिक उपद्रव और मारकाट को भी नियंत्रण में लाना पड़ा। एक बहुत बड़ी समस्या देशी राज्यों की भी थी, जिनको अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्र बनाकर राष्ट्रीय सरकार के साथ इच्छानुसार व्यवहार करने की छूट दे दी थी। इस प्रकार भारत के ऊपर उस समय चारों तरफ से काली घटाएं घिरी हुई थीं और इन सबको संभालने का भार भारत सरकार के गृह मंत्रालय पर था, जिसके संचालक थे सरदार पटेल। देशी राज्यों की समस्या वास्तव में बड़ी विकट थी। अधिकांश राजागण अपने को प्राचीन काल के बड़े बड़े प्रसिद्ध राजा महाराजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों के वंशज समझकर देश का वास्तविक स्वामी स्वयं को ही मानते थे। ऐसे राजाओं का भी अभाव न था, जो मन ही मन अंग्रेजों के हट जाने पर तलवार के बल से देश पर अपनी हुकूमत कायम करने का स्वप्न देखते रहते थे। भारत के देशी और विदेशी शत्रु भी समझते थे कि यह समस्या भारत की आंतरिक अवस्था को इतना अधिक डावाडोल कर देगी कि वह सचमुच लुंजपुंज हो जाएगा और तब हमको उस पर दांत गड़ाने का अच्छा मौका मिलेगा। और तो क्या, सामान्य लोगों की आमतौर से यह धारणा थी कि इस समय परिस्थितिवश अंग्रेज भारत को स्वराज्य देकर चले तो जा रहे हैं, पर वे जानते हैं कि पाकिस्तान और देशी राज्यों के कारण कांग्रेसी सरकार शासन को चला सकने में समर्थ न होगी और झक मारकर अंत में उन्हीं को बुलाकर सुरक्षा करानी पड़ेगी। पर लोगों के ये सब मंसूबे, अटकलें और भ्रम उस समय हवा में उड़ गए, जब सरदार पटेल ने 4-5 महीने के भीतर ही अधिकांश राजाओं को अपनी रियासतें भारतीय राष्ट्र में सम्मिलित करने को राजी कर लिया। उन्होंने शुरुआत अपने प्रांत गुजरात से ही की और वहां की कई सौ छोटी छोटी रियासतों को एक संघ में संगठित करके नवानगर के जाम साहब को उसका राज प्रमुख बना दिया। इसके पश्चात क्रमशः मध्य भारत, पंजाब और राजस्थान की रियासतों के संघ बनाकर उनको भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया। जूनागढ़, भोपाल, बड़ौदा आदि 3-4 रियासतों के शासकों ने कुछ विरोध का भाव प्रदर्शित किया, पर सरदार ने साम दाम दंड भेद की राजनीति द्वारा बिना किसी प्रकार के बल का प्रत्यक्ष प्रयोग किए उनकी समस्या को हल कर दिया। हैदराबाद का विजय अभियान। पर सबसे बढ़कर कठिनाई उपस्थित हुई हैदराबाद के मामले में। वह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और मुसलमान उसे अपना गढ़ समझते थे। भारत विभाजन के पश्चात वहां कितने ही कट्टरपंथी मुस्लिम लोग जा पहुंचे और कोशिश करने लगे कि हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश के कासिम रिजवी नामक व्यक्ति ने वहां जाकर रजाकार नाम से एक स्वयं सेवक दल कायम कर दिया, जिसमें 2 लाख हथियार बंद व्यक्ति सम्मिलित थे। हैदराबाद की 42,000 सरकारी सेना इसके अतिरिक्त थी। ये सब रियासत के हिंदुओं पर ही अत्याचार नहीं करने लगे, वरन आसपास के प्रदेशों की भूमि पर आकर भी लूटमार करने लगे। 1-2 बार उन्होंने रेलगाड़ी को रोककर लूट लिया और कई आदमियों को भी मार डाला। सरदार तुरंत ही हैदराबाद के विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार हो गए, पर नेहरू जी तथा अन्य कई मंत्रियों के राजी न होने से रुके रहे। पर जब हालत बहुत बिगड़ गई और कनाडा के राजदूत ने नेहरू जी से ईसाई स्त्रियों पर रजाकारों द्वारा आक्रमण करने की शिकायत की, तब कहीं जाकर उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया गया। सरदार ने फौज को आदेश दे दिया और मेजर जनरल JN चौधरी थोड़ी सी सेना लेकर शोलापुर के रास्ते से आगे बढ़े। उस अवसर पर यद्यपि कासिम रिजवी ने यहाँ तक धमकी दी थी कि अगर भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया तो उसको यहाँ 1.5 करोड़ हिंदुओं की हड्डियों के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा, पर सरदार ऐसी बातों की कब परवाह करते थे। उन्होंने निजाम के प्रतिनिधि लायक अली से स्पष्ट कह दिया कि हैदराबाद की समस्या भी उसी तरह सुलझेगी जिस प्रकार अन्य रियासतों की सुलझी है। इसका दूसरा कोई मार्ग संभव नहीं है। हम किसी ऐसे स्थान को अपने देश में पृथक नहीं रहने दे सकते जो हमारे उसी संघ को नष्ट कर देगा जिसे हमने रक्त और परिश्रम से बनाया है। हम समस्या का मित्रतापूर्ण हल ही चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हैदराबाद को पूर्ण स्वतंत्र रह जाने देंगे।
यदि वह स्वतंत्र रहने की अपनी मांग पर अड़ा रहा तो उसे निश्चय ही असफल होना पड़ेगा। यद्यपि हैदराबाद के रजाकार और अन्य धर्मांध मुसलमान बड़ा जोर शोर दिखा रहे थे और समझते थे कि भारतीय सेना का हमला होने पर संसार के मुसलमान देश उनका साथ देंगे, पर भारतीय सेना को देखते ही वे सब बगलें झांकने लगे। कुछ रजाकारों ने 2-3 दिन तक जगह जगह पर कुछ लड़ाई की, पर भारत की सुशिक्षित सेना के सामने वे भेड़ बकरियों की भीड़ से अधिक प्रभावशाली सिद्ध न हो पाए। 3 दिन के संघर्ष में लगभग 1000 रजाकार मारे गए, जबकि भारतीय सेना की मृत्यु संख्या नाम मात्र को ही थी। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के प्रधान सेनापति एल एद्रुस ने जनरल चौधरी के सामने बाकायदा आत्मसमर्पण कर दिया और 18 सितंबर को जनरल चौधरी हैदराबाद के सैनिक गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। फरवरी 1949 में सरदार दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए हैदराबाद पहुंचे तो निजाम ने स्वयं हवाई अड्डे पर आकर उनका स्वागत किया और भारतीय प्रथा के अनुसार हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, जो उनके जीवन में एक सर्वथा नई और सर्वप्रथम घटना थी। हैदराबाद की समस्या को इस प्रकार 3 दिन में हल करके सरदार ने भारतीय सैनिक शक्ति और राजनीति की धाक समस्त देश में जमा दी। इससे वे सब तत्व ठंडे पड़ गए जो शासन बदलने के कारण जगह जगह सर उठा रहे थे और समझते थे कि हम इन अनुभवहीन शासकों को दबा धमकाकर अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। हैदराबाद की इस शानदार विजय से भारतीय जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई और शेष बची रियासतें बहुत शीघ्र भारतीय संघ के अंतर्गत आने को तैयार हो गईं। 600-700 रियासतों का भारतीय संघ में पूर्णतः विलय होकर एक अखंड राष्ट्र का निर्माण कुछ समय पहले तक एक असंभव कार्य समझा जाता था, पर सरदार पटेल ने उसे ऐसी खूबी से पूरा करके दिखा दिया कि देश विदेशों के समस्त राजनीतिज्ञ चकित रह गए। यह कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि जो कार्य जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कर दिखाया और जापान को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में मिकाडो ने जो महान सफलता प्राप्त की, सरदार पटेल के कर्तृत्व का महत्व भी उससे कम नहीं है। जर्मनी और जापान तो उस समय 4-5 करोड़ की जनसंख्या के छोटे देश ही थे, पर सरदार ने तो उस भारत को एक कर दिखाया जिसको विविधता और विस्तार की दृष्टि से अनेक लोग एक महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। देशभक्तों का परिवार। सरदार वल्लभ भाई पटेल यद्यपि गुजरात के एक साधारण किसान परिवार में उत्पन्न हुए थे, पर उनका घराना देशभक्ति की दृष्टि से अग्रगामी कहा जा सकता है। उनके पिता झवेर भाई जब 20 वर्ष के तरुण ही थे तो भारत में विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संतावनी गदर फूट पड़ा। यद्यपि उसका प्रभाव गुजरात तक नहीं पहुंचा, तो भी झवेर भाई के दिल में देशोद्धार के अभियान में भाग लेने की उमंग उठने लगी और वह बिना किसी से कहे घर से भाग निकले। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर नाना साहब और अंग्रेजों का तुमुल संघर्ष देखा और फिर स्वयं भी झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई की सेना में भर्ती होकर गोरों से खूब लड़े। गदर के ठंडा हो जाने पर भी वे तात्या टोपे आदि विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति को जगाते रहे और अंत में अपने ही देशवासी इंदौर नरेश के द्वारा पकड़े गए। वहां से छुटकारा पाकर 3 साल बाद वे घर लौटे और जीवन निर्वाह के लिए पुनः अपने गृह व्यवसाय कृषि कार्य में संलग्न हुए। उनका चरित्र हमको इटली के उन प्रसिद्ध देशभक्तों के तुल्य ही दिखाई पड़ता है जो साधारण समय में खेतीबाड़ी करते रहते थे, पर देश रक्षा की पुकार सुनते ही सब कुछ छोड़कर रणभूमि में पहुंच जाते थे। वल्लभ भाई भी छोटी आयु से काफी निडर और सहिष्णु थे। एक बार उनके बड़ा सा फोड़ा हो गया। उस समय गांवों के आसपास ऑपरेशन कर सकने वाले अस्पताल या डॉक्टर तो थे नहीं, इसलिए उसे फोड़ने के लिए देशी तरीके के अनुसार लोहे की शलाका गर्म की गई, पर फोड़े का इलाज करने वाला इतनी छोटे बालक पर उसका प्रयोग करने में हिचकिचाने लगा। यह देखकर वल्लभ भाई ने कहा, वाह, तुम तो फोड़े को फोड़ने में भी डरते हो। यह कहकर उन्होंने उस गर्म शलाक को उठाकर स्वयं ही फोड़े में घुसा दिया। दर्शकगण छोटे बालक के साहस को देखकर आश्चर्य करने लगे। जिस समय वे स्कूल की छोटी कक्षा में पढ़ते थे तो उन्होंने एक लालची मास्टर के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया। बात यह थी कि मास्टर साहब ने स्कूल की नौकरी के साथ ही गांव में पुस्तकों की दुकान भी खोल रखी थी और सबको इस बात के लिए विवश करते थे कि पढ़ाई की पुस्तकें अन्यत्र से न लेकर उन्हीं की दुकान से ली जाएं। यह बात लड़कों को बुरी लगती थी, पर मास्टर के भय से वे कुछ बोल नहीं पाते थे। पर जब यह बात वल्लभ भाई के सामने आई तो उन्होंने इसे अनुचित समझकर स्वीकार नहीं किया और सब लड़कों को उत्साहित करके स्कूल में हड़ताल करा दिया।
जब लड़के 5-6 दिन तक स्कूल नहीं गए तो मास्टर को अपना दुराग्रह त्यागना पड़ा। इस पर वल्लभ भाई ने भी हड़ताल समाप्त करा दी। इस प्रकार सरदार पटेल आरंभ से ही अन्याय के विरोधी रहे और साहस के साथ उसका मुकाबला भी करते रहे। उनका यह गुण जीवन के अंत तक कायम रहा और इसी के बल से वे शक्तिशाली अंग्रेज शासकों से भी डटकर लोहा ले सके। उनकी बातचीत ही प्रायः इतनी स्पष्ट और निर्भीक होती थी कि अधिकांश मामलों में उनके विरोधी उनके सामने झुककर अन्याय से हट जाते थे। भाई के लिए त्याग। घर की आर्थिक अवस्था को देखकर वल्लभ भाई ने कॉलेज की पढ़ाई का विचार स्थगित कर दिया और मुख्तियारी की परीक्षा देकर अदालत में मुकदमों की पैरवी करने लगे। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और परिश्रम के फलस्वरूप उनका काम शीघ्र ही जम गया और अपने कस्बे के नामी मुख्तियार माने जाने लगे। कुछ समय बाद जब काम लायक रुपया इकट्ठा हो गया तो उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने का विचार किया और इसके लिए पासपोर्ट मांगा। उनकी अर्जी का जो उत्तर आया वह उनके बड़े भाई विट्ठल भाई के हाथ पड़ गया। क्योंकि दोनों ही मुख्तियारी करते थे, पासपोर्ट के पत्र को पढ़कर विट्ठल भाई ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए पहले मुझे बैरिस्ट्री कर आने दो, तुम बाद में जाना। वल्लभ भाई को अपने बड़े भाई की बात युक्ति युक्त जान पड़ी और उनके खर्च का भी भार स्वयं अपने ऊपर लिया। जब सन 1908 में वे वापस आ गए तब सन 1910 में वे स्वयं विलायत गए। वहां उन्होंने सब प्रकार शौक और व्यसनों से दूर रहकर इतने परिश्रम से पढ़ाई की जिससे आरंभिक परीक्षा में ही सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए। इस पर 50 पाउंड का पुरस्कार मिला और पढ़ाई की फीस माफ हो गई। आपने बैरिस्ट्री की परीक्षा बड़ी सफलता के साथ उत्तीर्ण की। आपके उत्तरों को पढ़कर एक परीक्षक इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें ऊंची से ऊंची सरकारी नौकरी देने की सिफारिश की, पर इनको अपने देश की लगन लगी थी, इसलिए परीक्षोत्तीर्ण होने के दूसरे ही दिन इंग्लैंड से रवाना होकर अपने घर आकर बैरिस्ट्री करने लगे। वर्तमान समय में अनेक परिवारों में भाइयों के बीच जैसा वैमनस्य देखने में आता है और संपन्न परिवारों में तो प्रायः धन संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमेबाजी होती रहती है। उसे देखते हुए सरदार पटेल का भ्रातृ प्रेम और स्वार्थ त्याग उच्च कोटि का ही माना जाएगा। जिन लोगों में इस प्रकार की मनोवृत्ति का अभाव होता है वे संसार में कभी कोई परमार्थ का बड़ा कार्य कर नहीं सकते। आगे चलकर भी सरदार पटेल बैरिस्ट्री का ऐश्वर्यशाली जीवन त्याग कर गांधी जी के अनुयायी बने और असहयोग आंदोलन में काम करते हुए उन्होंने हर तरह के संकट और कष्ट को सहन किया। इन सब में उनकी यही परोपकार वृत्ति काम कर रही थी। इसमें संदेह नहीं, यही मानव जीवन को सार्थक करने का मार्ग है। अन्यथा जो व्यक्ति संसार में आकर अपनी तमाम शक्ति और समय केवल अपना तथा अपने परिवार के 2-4 व्यक्तियों का पेट भरने में ही लगा देते हैं, उनका जन्म लेना या न लेना बराबर ही है। सत्याग्रह आंदोलन में सरदार गांधी जी के अनुयायी सन 1917 में ही बन चुके थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के अवसर पर उन्होंने अहमदाबाद की हड़ताल और जुलूस का नेतृत्व करके राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना भी आरंभ कर दिया था। इसलिए सन 1920 में जब कांग्रेस ने कलकत्ता और नागपुर के अधिवेशनों में असहयोग की घोषणा की तो सरदार ने तुरंत बैरिस्ट्री को त्याग दिया, अपने पुत्र पुत्रियों का सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाना बंद कर दिया। उसी समय उन्होंने असहयोग करने वाले बहुसंख्यक विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के लिए गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और इसके लिए बर्मा तक का दौरा करके 10 लाख रुपया इकट्ठा कर लाई। इसके कुछ ही समय बाद नागपुर झंडा सत्याग्रह का अवसर आया। मध्य प्रदेश की सरकार ने नागपुर की सिविल लाइंस में राष्ट्रीय झंडे का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर वहां के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया और प्रतिदिन सत्याग्रही स्वयंसेवकों के जत्थे झंडा ऊंचा रहे हमारा गाते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने लगे। नागपुर के कार्यकर्ताओं ने उसके लिए समस्त देश से सहायता की अपील की। इस संबंध में सरदार पटेल के प्रभाव से गुजरात ने बहुत कार्य किया और वे लगातार स्वयंसेवकों को जत्थे और रुपया भेजते रहे। फिर जब सरकार ने आंदोलन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साथ पकड़ लिया तब सरदार स्वयं नागपुर पहुंचकर आंदोलन का संचालन करने लगे। उन्होंने उसका इतना जोरदार संगठन किया कि सरकार घबरा उठी। गवर्नर ने सरदार को बुलाकर स्वयं समझौते की बातें की और बिना किसी शर्त के कैदियों को छोड़कर सर्वत्र झंडा निकाल सकने की मांग को स्वीकार कर लिया। यह झंडा सत्याग्रह ऐसे अवसर पर आरंभ किया गया था जब गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड हो जाने के बाद प्रायश्चित स्वरूप समस्त असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था और इस कारण देश में एक अवसाद की सी स्थिति पैदा हो गई थी।
इसलिए क्रियाशील नेता, जिनमें सरदार पटेल अग्रगण्य थे, चाहते थे कि अगर सार्वदेशिक आंदोलन संभव न हो तो कोई स्थानीय आंदोलन ही ऐसा चलाया जाए जिससे देश में जागृति बनी रहे। इसलिए यद्यपि नेहरू जी तथा श्री चित्तरंजन दास जैसे नेता झंडा सत्याग्रह के पक्ष में न थे, फिर भी श्री पटेल ने आरंभ से ही उसका समर्थन किया और बाद में स्वयं उसका संचालन करके उसे सफल बनाया। इससे वास्तव में समस्त देश में जोश की एक लहर फैल गई और अनुत्साह की भावना कुछ अंशों में दूर हो गई। बोरसद का सत्याग्रह। बोरसद का सत्याग्रह अपने ढंग का अनोखा था। वहां पर देवर बाबा नाम का एक जबरदस्त डाकू बहुत लूटमार करता रहता था, पर पुलिस सब कुछ प्रयत्न करके भी उसे न पकड़ सकी। कुछ दिन बाद दूसरा डाकू, जो मुसलमान था, उसी इलाके में आ गया। अब जनता की परेशानी और भी बढ़ गई और संध्या होते ही लोग घरों के भीतर ही रहने लगे। तब सरकार ने जनता पर ही इल्जाम लगाया कि गांवों के लोग ही डाकुओं से मिलकर लूटमार कराते हैं। बोरसद निवासियों पर 2,40,000 रुपया टैक्स लगा दिया, जिससे वहां पर तैनात पुलिस का खर्च निकल सके। सरकार की इस धींगा धींगी की शिकायत कुछ लोगों ने श्री पटेल के पास जाकर की। वे बोरसद पहुंचे और वहां की परिस्थिति का निरीक्षण करके लोगों को सलाह दी कि वे सरकार को 1 पैसा भी टैक्स का न दें और 200 स्वयं सेवक भर्ती करके स्वयं अपने गांवों को चौकी पहरा का इंतजाम करें। आपने लोगों में इस बात का साहस भरा कि जब डाकू आवें तो भयभीत होकर भागने की अपेक्षा डटकर उनका मुकाबला किया जाए। दूसरी बात आपने यह की कि गांव में रक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों की कारगुजारी के फोटो खिंचवाए। उनसे मालूम हुआ कि जब कोई डाकू दल गांव में आता है तो पुलिस वाले उनका मुकाबला करने के बजाय या तो छिप जाते हैं या ताला लगाकर भीतर बैठे रहते हैं। इन फोटो के द्वारा उन्होंने पुलिस की कायरता का भंडाफोड़ करके सरकार से कहा कि ऐसी हालत में उसको जनता से जुर्माना वसूल करने का क्या अधिकार है। अंत में सरकार को सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ा और गांव से पुलिस हटा ली गई। उसके बाद देवर बाबा का भी पता नहीं लगा कि कहाँ चला गया। भारत की थर्मापौली बारदौली पर जिस महान कार्य के फलस्वरूप श्री पटेल को सरदार की उपाधि दी गई और जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अपने अमीट पदचिन्ह छोड़ने का गौरव प्राप्त किया, वह था बारदौली का अहिंसक संग्राम। यूनान देश के इतिहास में थर्मापौली के युद्ध की एक घटना 3000 वर्ष बीत जाने पर भी आज तक अविस्मरणीय मानी जाती है। उसमें 200-300 देशभक्तों की टोली ने एक तंग पहाड़ी मार्ग पर मोर्चा लगाकर आक्रमणकारी विशाल सेना का मुकाबला किया था। वे अपनी वीरता तथा आत्मत्याग से उसे नाको चने चगवा दिए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस महान पर्व में गुजरात के छोटे से बारदौली तालुका ने भी संसार में सबसे बड़े साम्राज्य की स्वामिनी कहलाने वाली ब्रिटिश सरकार को ऐसी करारी हार दी कि सब कोई वाह वाह कहने लगे। और तभी भारत के राष्ट्र कवि ने गाया, धन्य बारदौली तू भारत की थर्मापौली। बारदौली सूरत जिले का एक छोटा सा भूभाग है जो जलवायु की निगाह से बहुत उपजाऊ माना जाता है। वहाँ के निवासी मुख्य रूप से कण्वी या कुनवी नामक जाति के किसान हैं। वे स्वभाव से ही परिश्रमी होते हैं और अपना पसीना बहाकर उन्होंने अपने खेतों को खूब हरा भरा और उपजाऊ बना रखा था। यह देख सरकारी अधिकारियों को लालच लगता था और वे भूमि का लगान क्रमशः बढ़ाते जाते थे। भारतीय किसान अशिक्षित और मूक होते ही हैं, इसलिए डरकर सरकारी हुक्म को बराबर मानते चले आते थे। पर जब सन 1920 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और असहयोग का शंखनाद किया तो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जागृति और उत्साह की एक लहर व्याप्त हो गई। गुजरात को उसने सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि गांधी जी और उनके प्रमुख सहयोगी वहीं रहते थे। इसलिए बारदौली के निवासियों पर उनका प्रभाव अधिक पड़ने लगा और आरंभ से ही वे चरखा चलाना, खादी का उपयोग, शराबबंदी आदि कार्यक्रमों में आगे बढ़कर भाग लेने लगे। जब सन 1927 में सरकार ने बारदौली तालुका पर पुनः लगान बढ़ाने की घोषणा की तो उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बम्बई की विधानसभा में इसका विरोध किया। जब सरकार ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया तो वे सरदार पटेल के पास पहुंचे और अपनी विपत्ति की कथा कह सुनाई। कांग्रेस के नेता पहले से ही करबंदी सत्याग्रह आरंभ करने की योजना बना रहे थे। बारदौली उनको इस प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र जान पड़ा, इसलिए श्री पटेल शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बारदौली की जमीन उत्तम है,
और वहाँ के नर नारी भी काफी परिश्रम करने वाले हैं। फिर भी उनकी आर्थिक अवस्था और रहन सहन बहुत सामान्य दर्जे का है। कारण यही है कि वे अशिक्षित और असंगठित होने के कारण सरकारी नौकरों, शराब का व्यापार करने वाले पारसियों और कर्ज देने वाले साहूकारों द्वारा तरह तरह से लूटे जाते हैं। वल्लभ भाई ने इस अवसर को उनके जागरण और संगठन के लिए सर्वोत्तम समझा, पर वे बड़े स्पष्ट वक्ता और अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने आरंभ में ही बारदौली की जनता से साफ साफ कह दिया कि अगर तुमको बढ़ा हुआ लगान रद्द कराना है तो उसके लिए जोरदार आंदोलन करना और उसमें सब तरह के कष्टों और हानि को सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं राजनीति का खेल नहीं करता और न किसी ऐसे साधारण कार्य में हाथ डालता हूँ जिसमें जोखिम खतरा न हो। जो लोग जोखिम और कष्ट उठाने के लिए तैयार हों, मैं उन्हीं का साथ दे सकता हूँ। वल्लभ भाई का जन्म किसान के घर में हुआ था और छोटी आयु में उन्होंने अपने पिता के साथ कुछ खेती का कार्य किया भी था। इससे वे कृषक जीवन की सब कठिनाइयों और असुविधाओं को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने किसानों को सरकार से संघर्ष करने के लिए उत्साहित करते हुए कहा, किसान क्यों डरे? वह भूमि को जोतकर धन कमाता है, वह अन्नदाता है, वह दूसरों की लात क्यों खावे? मेरा यह संकल्प है कि मैं दीन तथा निर्धनों को उठाकर उनके पैरों पर खड़ा कर दूं, जिससे वह ऊंचा माथा करके चलने लगे। यदि मैं इतना कार्य करके मरा तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। जो किसान वर्षा में भीगकर, कीचड़ में सनकर, शीत घाम को सहन करते हुए मरखने बैल तक से काम लेता है, तो उसे डर किसका? सरकार भले ही बड़ी साहूकार हो, पर किसान उसका किराएदार कब से हुआ? क्या सरकार इस जमीन को विलायत से लाई है? श्री पटेल के जोशीले भाषणों और उनकी अदम्य निर्भीक वाणी को सुनकर बारदौली के किसान सोते से जाग पड़े। उन्होंने अंत तक संघर्ष करने और उसके मध्य जितनी भी आपत्तियां आवें, उन सबको दृढ़ता पूर्वक सहने की प्रतिज्ञा की। यह देखकर पहले तो श्री पटेल ने बंबई के गवर्नर को लगान बढ़ाने का हुक्म रद्द करने के लिए एक तर्कयुक्त और विनम्र पत्र लिखा, और जब उसे अस्वीकार कर दिया गया तो उन्होंने सरकार के विरुद्ध करबंदी आंदोलन की घोषणा कर दी। उन्होंने किसानों का जैसा सुदृढ़ संगठन किया, उसे देखकर बंबई की एक सार्वजनिक सभा में किसी भाषणकर्ता ने उनको सरदार के नाम से पुकारा। गांधी जी को यह नाम पसंद आ गया और तब से पटेल जनता के सच्चे सरदार ही बन गए। अब सरदार सरकार के साथ लड़ने के लिए पूरी तैयारी करने लगे, पर वे महात्मा गांधी के अहिंसा व्रतधारी सैनिक थे। इसलिए उन्होंने किसानों को समझाया, देखो भाई, सरकार के पास निर्दयी आदमी हैं, उनके पास भाले, बंदूकें, तोपें सभी कुछ हैं। वह संसार की एक बड़ी हथियार बंद शक्ति है। तुम्हारे पास केवल तुम्हारा हृदय है। अपनी छाती पर इन प्रहारों को सहने का साहस तुम में हो तो आगे बढ़ने की बात सोचो। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न स्वाभिमान का है। सरकार निर्दयता के साथ हम पर अत्याचार करना चाहती है और साथ ही अपमानित भी। देखो भाई, अपमानित होकर जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ मर जाने में अधिक शोभा है। जब किसान उनके कार्यक्रम से पूर्ण सहमत हो गए और उन्होंने सब तरह का बलिदान करने की प्रतिज्ञा कर ली, तो वे गांव-गांव में फिरकर लोगों को कर्तव्य पालन के लिए तैयार करने लगे। वे पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी सत्याग्रह संग्राम में सम्मिलित करना आवश्यक समझते थे। इसलिए उन्होंने एक विशाल सभा में कहा, भाइयों, बारदौली में आज मैं एक नवीन चमत्कार देख रहा हूँ। पिछले दिन मुझे स्मरण है, उन दिनों सभाओं में पुरुष के साथ बहनें भी होती थीं, पर अब तो पुरुष ही पुरुष गाड़ियां जोतकर सभाओं में आ जाते हैं। जान पड़ता है बड़े बूढ़ों के लिए आप ऐसा करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि हमारी बहनें, माताएं और स्त्रियां हमारे साथ न होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कल से ही हमारी वस्तुएं हमसे छीनी जाने लगेंगी। सरकारी कर्मचारी हमारी गाय, भैंस, बर्तन आदि लेने आएंगे। यदि हमारी बहनें इस युद्ध से परिचित न होंगी, हम अपने साथ साथ उन्हें भी चेतावनी नहीं देंगे तो वे उस समय क्या करेंगी? आप स्वयं सोचें कि जब जप्ती वाले आपके बैल खोलकर चलेंगे तो आपकी स्त्रियों के मन पर क्या बीतेगी। जो लोग आजकल के अनुचित तरीकों से धन संग्रह करने वाले और मोटर तथा बंगलों के बिना निर्वाह न कर सकने वाले नेताओं को देख रहे हैं, वे सहज में इस बात का अनुमान नहीं कर सकते कि सरदार पटेल किस प्रकार के नेता थे। वे नाम के ही सरदार न थे, पर उन्होंने वास्तव में बारदौली के किसानों का संगठन सैनिक ढंग पर किया था और उनमें मर मिटने की भावना फूंक दी थी। वे स्वयं दिन रात चारों तरफ दौरा करके, किसानों की सभाएं करके उनके उत्साह को बढ़ाते रहते थे और अपना उदाहरण दिखाकर उनको प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय रहने का उपदेश देते थे।
चाहे कितनी ही आपत्तियां आएं, कितने ही कष्ट झेलने पड़े, अब तो ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए जिसमें सम्मान की रक्षा हो। सरकार चाहे जो करे, हम स्वयं उसको एक पैसा भी अपने हाथ से उठाकर नहीं देंगे। बस यही निश्चय कर लीजिए। अपने भीतर लड़ने का साहस बढ़ाइए और एकता को दृढ़ कीजिए। केवल बाहरी कोलाहल से कुछ न होगा। सरकार आपकी कड़ी से कड़ी परीक्षा लेगी। यदि उससे लड़ना हो तो गांवों को जगाना होगा, सारे वातावरण को बदल देना होगा। अब उत्सव मंगल की बेला भी नहीं है, अब तो युद्ध का मौका है। कहीं युद्ध में विवाह मंगल का समय होता है? अब तो हमें लड़ाई में लड़ने वाले सिपाहियों जैसा जीवन बिताना होगा। कल से ही आप अपने घरों में ताले लगाकर दिन भर खेतों में घूमते रहें। बालक, बूढ़े, स्त्री सभी अपना काम समझ लें। धनी दीन सब एक हो जाएं और इस तरह काम करें जैसे एक ही शरीर हो। आप ऐसा काम कर दिखाएं कि जब्तियां कराने को सरकार को एक भी आदमी न मिले। कोई सरकारी अधिकारी अपने सिर पर आपके बर्तन उठाकर ले जाए तो भले ही ले जाए। अधिकारी तो लंगड़े होते हैं। उनका काम गांव में पटेल, मुखिया, वहीवटदार, तलाटी आदि की सहायता से ही चलता है। पर अब ये कोई भी उनकी सहायता न करें। आप इन सबको बता दें कि हमारे गांव और प्रांत की प्रतिष्ठा के साथ ही हमारी प्रतिष्ठा है। जिसके कारण गांव की प्रतिष्ठा नष्ट हो वह मुखिया कैसा। आइए हम ऐसी वायु बहा दें जिससे चारों ओर स्वराज्य की सुगंध छूट रही हो। प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर सरकार के साथ लड़ने का दृढ़ निश्चय हो। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अब एक क्षण भी आमोद प्रमोद में बैठने का समय नहीं है। बारदौली की कीर्ति समस्त भूमंड में फैल रही है। अब तो हमें मर मिटना है या पूर्ण सुखी होना है। अब तो रामबाण छूट ही गया है। हमारे गिर जाने में सारे देश की हानि है। हमारे डटे रहने में ही बेड़ा पार है। इसलिए आप पूर्ण सावधान रहें, कोई भूल न कर बैठे। सरकार आपको गिराने में कोई बात उठा न रखेगी। वह आप में फूट डालने की चेष्टा करेगी, आपसी झगड़े भी पैदा करना चाहेगी और भी कई ढंग के जंजाल खड़ा करने की कोशिश करेगी। इसलिए आप अपने आपसी झगड़ों को भी इस समय भूल जाइए। बाप दादों के समय की शत्रुता को त्याग दीजिए। जीवन भर जिससे कभी न बोले हों उससे बोलना आरंभ कर दीजिए। आज गुजरात की महिमा आपके ही हाथों में है। यदि आप में एका होगा तो कोई दूसरा मनुष्य आपके खेतों में हल नहीं चला सकता। जिस दिन ऐसा हुआ भी तो सारा गुजरात आपकी सहायता को दौड़ पड़ेगा और तमाम भारत आपका साथ देगा। आपस में कभी ईर्ष्या मत कीजिए। जहाँ एक को बिगड़ते हुए देखकर दूसरा हंसता है तो ऐसे देश का कभी भला नहीं हो सकता। अस्तु, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब प्रत्येक गांव को सेना की छावनी समझिए। प्रत्येक गांव के समाचार निरंतर केंद्र में आने चाहिए।